हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। बिहार स्टेट इकोनॉमिक्स के फॉर्म आए हुए थे और अभी हाल ही में उसकी लास्ट डेट खत्म हुई है फिल करने की। और लास्ट डेट खत्म होने के साथ साथ इसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में अगर बात करूं कि ये एग्जाम अभी क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, तो उसके लिए आप सभी को एक बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ही टाइम पहले आप सभी ने देखा था कि यहाँ पे एक बड़ी वैकेंसी आई हुई थी। और उसमें देखो 3 तरीके की पोस्ट थी। एक तो प्राइमरी लेवल की थी, दूसरी 9th से 10th की थी, ठीक है ना? माध्यमिक शिक्षक जिसे आप बोलेंगे। तीसरी जो इस पे पोस्ट की जो तीसरी प्रकार थी, वो थी 11th 12th के लिए, है ना? और आज हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे वो इसी को लेकर के बात करने वाले हैं। तो 11th 12th को लेकर के जो फॉर्म आए थे, जो रिक्त सीट थी, वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन लगभग 57,000 प्लस पोस्ट थी, है ना? लगभग इतनी संख्या में वहां पे खाली सीटें आई हुई। लेकिन जो इसमें फॉर्म फिल किए गए थे, जो फॉर्म फिल किए गए थे, वो अबाउट अबाउट कितने, 40,000। तो एक बात तो यह है कि अब जितने 40,000 लोगों ने अप्लाई किया बिहार में पीजीटी शिक्षक के लिए, उसमें सभी का सिलेक्शन हो पाना तो मुश्किल है, आप सभी को पता है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा होने के पीछे एक वजह थी एसटेट का एग्जाम। एसटेट, ठीक है ना? यानी कि अगर आप बिहार में माध्यमिक शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते थे, तो आपको अप्लाई करने का मौका तभी मिलता जब आपने एसटेट पास किया हो। तो यानी एसटेट पास करने वाले काफी कम लोग थे और वैकेंसी ज्यादा आई, अप्लाई कम हुए। एक अनुमान है कि जितनी सीटें आई, इसमें लगभग लगभग 50% सीट खाली जाएगी। 50% सीट क्या जाएगी, खाली जाएगी। इस बात को देखते हुए, क्योंकि बिहार सरकार जो है फुल फॉर्म में है कि हमको वैकेंसी करानी ही करानी है, हमको टीचर्स नियुक्त करने ही करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एस्टेट का नया विज्ञापन निकाल दिया, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होगी अगर आपने बीएड किया है और आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो। अब एस्टेट के फॉर्म की लास्ट डेट ओवर होती है और इसके साथ वहां पे सिलेबस भी आ जाता है, ठीक है ना? सिलेबस पे चर्चा करेंगे। बुक वगैरह का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी आज सिलेबस पे चर्चा करेंगे। उससे भी पहले एक और बात करूं कि ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह में दिया था कि जो आपका ये एस्टेट है ना? एस्टेट, ये जो एस्टेट आपका है, इसका एग्जाम कब होने की पॉसिबिलिटी है? तो एग्जाम इसका पॉसिबिलिटी है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा, ठीक है? सितंबर अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा। नवंबर में इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। नवंबर में इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा, न्यूज़पेपर में दिया था, यूट्यूब पे भी ढेर सारे टीचर्स ने इस पे वीडियो बनाए हुए थे कि दिसंबर में क्या आएगी, नई वैकेंसी आएगी, है ना? तो आने वाला ये जो टाइम है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 4 मंथ है ना, इसमें आपको एस्टेट पास करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ आपको फिर क्या, न्यू वैकेंसी जो आएगी, इसमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा पीजीटी शिक्षक के लिए या फिर टीजीटी शिक्षक के लिए, यानी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। ये पूरी समरी थी। अब चलो हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे कि पीजीटी इकोनॉमिक्स या उच्च माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस क्या है। उसके लिए मैं आप सभी को लेके चलूंगा कहाँ पे, जो एस्टेट की साइट बनाई गई है बिहार स्टेट की, उस साइट पे लेके आप सभी को चल रहा हूँ। और आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि उन्होंने क्या सिलेबस दिया हुआ है। ये है वेबसाइट, आप देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। और इस पे जब आप आएंगे सिलेबस फॉर पेपर 2, इस पे आप क्लिक करेंगे इकोनॉमिक्स पे, तो ये इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है इस तरीके से आपको दिखेगा। और हम लोग अब इसको क्या करेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन करेंगे, ठीक है ना? पीडीएफ फॉर्मेट में इसको ओपन करते हैं और फिर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या दिया गया है, किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स का, 1 मिनट क्या भाई, इकोनॉमिक्स का सिलेबस
आप सभी को अब ये सिलेबस दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी उस तरीके से वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस, ठीक है ना। अब ये जो आपका एग्जाम होना है, पैटर्न वगैरह आप सभी को पता ही है कि इसमें आपका टोटल जो है सब्जेक्ट जो होगा इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का होगा और एक आपका जनरल पेपर होगा, वो कितने का होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। उसको भी देख लेते हैं, लास्ट में दे रखा है, ये आपका 50 मार्क्स का है टोटल। अब ये जो 50 है वो दो भाग में डिवाइड रहेगा, 30 + 20। कितने परसेंट पे क्वालिफाई, 50% पे क्वालिफाई। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो हो सकता है आपकी तैयारी में भी हेल्पफुल हो। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलो अब आ जाते हैं सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या। देखो, पहली चीज जो शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफिनेशन यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसका क्षेत्र हो गया, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है ना। तो पहली चीज क्या पढ़नी है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, ठीक है ना, स्वभाव, ठीक है, समस्याएं, इस तरीके की तमाम चीजें। फिर आगे आएंगे तो अवसर लागत, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये क्या हो गई आपकी अवसर लागत। अवसर लागत आपको पढ़नी है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, ये हो गया। फिर आगे देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, और ये जो आप देख रहे हैं ये है गणनावाचक सिद्धांत और प्रकट अधिमान सिद्धांत, कंज्यूमर सरप्लस। तो ये एक तरीके से पूरा आपका कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। आगे बढ़ेंगे, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है ना। लॉ ऑफ सप्लाई आपको पढ़नी है और इसमें फिर उत्पादन वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, जैसे कि समुत्पाद वक्र वगैरह हो गए, एक उत्पादक का संतुलन कहाँ पे होगा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, पैमाने के प्रतिफल, लागत की अवधारणा, शॉर्ट रन कॉस्ट जो होती है यानी कि अल्पकालीन लागत जो होगी, दीर्घकालीन लागत होगी, इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। ये सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे तो मार्केट में आपकी एंट्री हो जाती है और मार्केट में जितने तरीके के मार्केट होते हैं ना, लगभग वो आपको सब पढ़ने हैं। देखो, आप यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, एकाधिकार पढ़ना है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता पढ़ना है और ओलिगोपोली में भी आपको कुर्नो का मॉडल पढ़ना है और ये पाल एम स्वीजी का जो विंकुचित मार्ग वक्र है वो पढ़ना है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता पढ़नी है, एकाधिकार पढ़ना है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एकाधिकारी बाजार में आपने मूल्य विभेद के बारे में सुना होगा ना, मूल्य विभेद जिसे प्रोफेसर एसी पिगु ने दिया था। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी आपको पढ़ना है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता जहां पे वस्तु विभेद की स्थिति पाई जाती है, ये भी आपको पढ़ना है। और ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार में आपको क्या पढ़ना है, डुओपोली का एक मॉडल है कुर्नो का मॉडल और एक पाल एम स्वीजी का विंकुचित मार्ग वक्र का सिद्धांत। तो मार्केट में इतनी चीजें आपको पढ़नी। आगे बढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन होता है ना उसके कारक कौन कौन से हैं। तो अब इसमें एक चीज मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, लाभ लगान, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लाभ के जितने सिद्धांत मिलेंगे, लगान के जितने सिद्धांत मिलेंगे, वितरण के जितने सिद्धांत मिलेंगे, मजदूरी के जितने सिद्धांत मिलेंगे, ठीक है ना, ब्याज के जितने सिद्धांत मिलेंगे, ये लगभग सारी चीजें आपको पढ़नी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आगे आपका प्रवेश हो जाएगा फिर कहां पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो शुरुआत होगी आपको पढ़ने की वो होगी नेशनल इनकम से। जब आप समष्टि अर्थशास्त्र में आएंगे तो देखो, पहले आपको एक तो चीज समझनी है कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या होती है। फिर देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2, 3 एंड 4 सेक्टर मॉडल, है ना, 2 क्षेत्र में, 3 क्षेत्र में और 4 क्षेत्र में, ये तीनों मॉडल पढ़ने। फिर आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ना है, फिर आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है और फिर क्लासिकल की जो आलोचना किन्स ने किया ना,
वो चीज आपको पढ़नी है। उपभोग फलन पढ़ना है, निवेश फलन पढ़ना है, गुणक पढ़ना है, त्वरक पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है। इन्फ्लेशन पढ़ना है, इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ना है, ठीक है ना। स्फीतिक अंतराल किसने दिया, किन्स ने दिया, है ना। उसके बाद फिर क्या, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आपकी एंट्री हो जाएगी। मुद्रा के कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, ये चीजें पढ़नी है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर कैम्ब्रिज, जो मुद्रा परिमाण के सिद्धांत है ना, एक फिशर का दृष्टिकोण, कैम्ब्रिज का, ये दोनों पढ़ना है। और केन्सियन थ्योरी ऑफ मनी भी पढ़नी है। फिर आप आएंगे मॉनेटरी में, मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़नी है कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, महत्व क्या होता है, औजार कौन कौन हैं, इसका मतलब, टूल्स का मतलब क्या, कि जो नियंत्रण किया जाता है, क्या मौद्रिक नीति में जो साख नियंत्रण किया जाता है, दो तरीके होते हैं, उन दोनों तरीकों को पढ़ना है। केंद्रीय बैंक के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना है। व्यापारिक बैंक के बारे में सब कुछ पढ़ना है। कैसे क्रेडिट क्रिएशन होगा, कैसे क्रेडिट कंट्रोल होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आगे बढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस में आते हैं। प्राइवेट गुड क्या होती है, पब्लिक गुड क्या होती है, लोक व्यय क्या होता है ना। अब लोक व्यय से रिलेटेड जो भी सिद्धांत होते हैं, जैसे वैगनर का सिद्धांत हो गया, पीकॉक वाइजमैन की परिकल्पना हो गई, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत हो गया, फिर टैक्सेशन थ्योरी यानी कि कर के सिद्धांत हैं। अब इसमें एबिलिटी टू पे सिद्धांत जो होता है, इस तरीके के जितने भी देखो टैक्स से रिलेटेड सभी सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। लोक ऋण भी आपको पढ़ना है। एक अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि पब्लिक इकोनॉमिक्स जो है या पब्लिक फाइनेंस जो है, इसको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट जो इन्होंने डिवाइड किया, उसमें इन्होंने लिख दिया कि भाई आपको सिद्धांत कौन कौन से पढ़ने, सब कुछ अलग अलग लिख दिया कि आपको लोक व्यय के सिद्धांत पढ़ने हैं, कर के सिद्धांत पढ़ने हैं यानी टैक्स के, और लोक ऋण के सिद्धांत। अब आगे इन्होंने जो दिया ना, वो टैक्स से क्या दिया, जो क्या बोलेंगे, जो इकोनॉमी रिलेटेड टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे कि पब्लिक फाइनेंस में जो इकोनॉमी रिलेटेड चीजें, जैसे इसमें टैक्स सिस्टम हो गया, लोक व्यय का ट्रेंड क्या रहा है हमारे यहाँ, लोक ऋण को कैसे मैनेज किया जा रहा है, पब्लिक डेब्ट को। अब ये जो सेंटर ऑफ स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस हैं, 15th फाइनेंस कमीशन है, ये सारी चीज पब्लिक फाइनेंस में लगभग आपको सब कुछ पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, और ये है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। सोचने वाली बात यह है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं क्या, 11th और 12th के, और आपको यहाँ पे वो पूरी ग्रोथ थ्योरी पढ़नी है जो आप यूजीसी नेट के सिलेबस में सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि आर्थिक विकास क्या होता है, ठीक है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ये सारी चीजें आप जाने। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और सतत विकास की अवधारणा, गरीबी की पूरी बातें, असमानता की पूरी बातें, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहां से देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चीजें शुरू हो रही हैं, आर्थिक विकास के सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत है ये आर्थिक विकास का। फिर अब यहाँ पे देखना, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, मिल, ठीक है ना। अब देखते जाना कितनी थ्योरी पढ़नी है आपको ग्रोथ में। कार्ल मार्क्स का पढ़ना है, सुम्पीटर का पढ़ना है, रोस्टोव का पढ़ना है, रोजस्टीन रोडा का पढ़ना है, लेविस का पढ़ना है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड में जब आप आओगे तो असंतुलित विकास सिद्धांत किसका, हर्षमैन का, हर्षमैन का असंतुलित विकास सिद्धांत पढ़ना है। नक्स का गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत पढ़ना है। हेरड डोमर का मॉडल पढ़ना है, सोलो का मॉडल पढ़ना है। अभी आप देखेंगे तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आप आगे आएंगे देखेंगे रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक राज्य की क्या भूमिका हो सकती है आर्थिक विकास में, विदेशी पूंजी की क्या भूमिका है, जनसंख्या की क्या भूमिका है, ये सारी चीज। आगे बढ़ेंगे तो मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जो हमारे यहाँ योजना आयोग वगैरह बने थे उसके बारे में चीजें आपको पढ़नी है, सब कुछ, ठीक है ना। ग्रोथ मॉडल्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे कि महालनोबिस मॉडल हो गया, है ना, काफी फेमस था हमारे यहाँ प्लानिंग में। तो इस तरीके के मॉडल वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, और देखेंगे इसमें क्या क्या। एक तो आपको देखो एडम स्मिथ का पढ़ना है, रिकार्डो का, हेक्सर होलिन का, भाई सब कुछ पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सब कुछ पढ़ना है, क्या है, कैसे होता है, कैसे समस्याएं आती हैं, कैसे दूर करेंगे, कैसे असंतुलन को खत्म करेंगे, सब कुछ। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक लाइन में इन्होंने लिख दिया क्या, व्यापार की शर्तें। अब ये जो व्यापार की शर्तें इन्होंने लिख दिया ना, अब आपको जानना होगा व्यापार की शर्तें क्या हैं, है ना।
उसके बाद कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी शर्त किसने दिया, सब कुछ जानेंगे। गेन्स फ्रॉम ट्रेड, व्यापार से लाभ क्या होता है। फिर आ जाइए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आईएमएफ को पढ़ना है, आईबीआरडी जिसे आप विश्व बैंक के नाम से जानते हैं उसको पढ़ना है, और डब्ल्यूटीओ को पढ़ना है। काफी चीजें इसमें मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन में भी जल्दी ही आपको इसका कोर्स मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि आप सभी लोग इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, ये आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के क्या डाउनलोड कर लेना। तो ये चीजें आपको ट्रेड में पढ़नी है। अब देखो आगे आ गया है आपका क्या, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, कैसे इसमें संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। अब इसका मतलब क्या है कि 1950-51 के आसपास हमारे अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान काफी ज्यादा था, लेकिन समय के साथ बढ़ते बढ़ते आज वो टाइम आ गया है कि तृतीय क्षेत्र का महत्व सबसे ज्यादा हो चुका। फिर पूरा आपको इसमें इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ना है, शुरुआत से लेके अब तक की कहानी, हरित क्रांति वगैरह अच्छे से पढ़नी है, औद्योगिक नीतियां अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना। एमएसएमई जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उसके बारे में सभी चीजें आपको पढ़नी है। फिर सेवा क्षेत्र सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे, अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है, अभी तो और चीजें बाकी हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, एचडीआई के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब सिर्फ एचडीआई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे देश में क्या स्थिति है एचडीआई, गरीबी को पढ़ेंगे, बेरोजगारी को पढ़ेंगे, डेमोग्राफी फीचर्स, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है ना। मतलब उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, नीति आयोग भी रख दिया है, हाँ, 5 ईयर प्लान, सब कुछ। और लास्ट में एक चीज और लिख दिया, क्या, इकोनॉमी ऑफ बिहार, इसको भी पढ़ना है जितना आप पढ़ पाए। फिर अभी बात यहीं पे नहीं खत्म हुई, ये आ जाइए स्टैटिक्स में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है ना। आगे ये क्या है, अपकिरण की माप, सह संबंध प्रतीप गमन। स्टैटिक्स में जितनी चीजें आप जानते होंगे ना, मुझे लग रहा है सब इन्होंने लिखा। हाँ, ये इंडेक्स नंबर भी आ गया। सिंपल डिफरेंशिएशन, अब इन्होंने तो एक लाइन में लिख दिया कि अवकलन व समाकलन, इन्होंने क्या किया, एक चीज लिख दिया अवकलन व समाकलन, लेकिन अब इसमें ना आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ जाएगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। सोचिए, ये वो सिलेबस है जो आप एक पात्रता परीक्षा पास करके जाएंगे और फिर आपका भी मेन एग्जाम होगा। एक बात बोलूंगा इस सिलेबस के बारे में कि सिलेबस जो है वो काफी स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। सिलेबस क्या है, काफी स्टैंडर्ड है। इतना कठिन सिलेबस ऐसे पात्रता परीक्षा के लिए तो नहीं बनाना चाहिए था। बहुत बड़ा सिलेबस है, कम टाइम में कवर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं अभी एक वीडियो जल्दी ही अपलोड करके बता दूंगा कि उसमें आप कैसे पढ़ें इस सिलेबस को, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। बाकी आप देखो, एक इसमें आपका 50 मार्क्स का पेपर, एक और पार्ट जो होगा इसी पेपर में ना, उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में आप देखो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है, जो बीएड में आप चीजें पढ़ते होंगे वो सारी चीजें हैं। और फिर 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, उसमें आपका जीके आएगा, एनवायरमेंट आएगा, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये 50 क्वेश्चन देखो कॉमन है। हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को समझना, तो वो मैंने आपको बता दिया। और यही बोलूंगा कि इतना स्टैंडर्ड सिलेबस नहीं डिजाइन करना चाहिए था एक ऐसे एग्जाम के लिए जो कि एक पात्रता परीक्षा है, और वो भी 11th 12th के लिए है। तो ये स्पेशली देखा जाए ना, तो ये सिलेबस किन के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों या कर चुके हैं यूजीसी नेट की, उनके लिए ये थोड़ा सा क्या अच्छा रहेगा ये सिलेबस, है ना। और जो केवल अभी सिंपली पीजीटी वगैरह का देखते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत होगी आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, 7905709366। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा। अगर आपको किसी यूनिट में कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ये 7905709366, ठीक है ना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कोई भी क्वेरी है तो आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू एवरीवन।